काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल। इसका समय 1050 से 1375 और 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। ये 3-4 पॉइंट हमको याद ही रखना पड़ेगा। वीरगाथा काल को उन्होंने 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। अगले वीडियो में हमने प्रकरण 1, प्रकरण 2 पे बात कर लिए थे। आज हम प्रकरण 3 देखेंगे, जिसका नाम है देश भाषा काव्य। चारों प्रकरणों का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में है अपभ्रंश का, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में है फुटकल रचनाएं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रकरण 3 पर, देश भाषा काव्य। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज, जस, मूसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपने वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसी राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रचित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रचित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। आगे है, उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में भी मिलती है। इसी से यह वीरगाथा काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इस पुस्तक को पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर से पढ़िए, कम से कम पूरा नहीं तो आदिकाल इसका और भक्ति काल तो जरूर ही पढ़िए। ठीक है, आगे है, भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्त की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश के अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि
जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूतानों पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव के मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्डोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लाकर उस स्थान पर जा पहुंची थी जहां अब आना सागर है। अर्डोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मल्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्डोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाया था? आना सागर। आना के पुत्र बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त की से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नारौल पर धावा किया था, उस पर उसे हराकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूतानों आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पंडित के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्ति पूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंधों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप से प्रधान रस वीर ही रहता था। प्रधान रस वीर रस होता था।
श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों बैलाड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो को मानी है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसे रसायन शब्द से ही होते रासो हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इन्होंने रसायन शब्द माना था। खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम से 3 राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश है कि कालभोज बापा के पीछे खुमाड़ गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा आल-मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमाड़ की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमाड़ ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्राप्ति है वह अर्पण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। खुमान रासो में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। कालभोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा खुमाड़, मतट भरतपट सिंह खुमाड़ दूसरा, सहायक खुमाड़ तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमाड़ के उत्तराधिकारी भरतीपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाड़ का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराए जा सकते हैं। 3 खुमाड़ थे। प्रथम खुमाड़ विक्रम संवत 810 से 865। दूसरा खुमाड़ विक्रम संवत 870 से 900। तीसरा खुमाड़ विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अल-मामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा।
इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली और उधर से राजपूतानों पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमार से अलमामों की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमानडासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमानडासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामाभाट ने खुमानडासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमानडासों का रचयिता था, अतः उसके पिछले परिशिष्ट का बीसल देव रासो नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा था जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है 1272 माझरी जैठ वदी नवमी बुधवारी नाल रसायण आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1272 72 का स्पष्ट अर्थ है 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 बहोत्तरा का अर्थ है द्वादोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ वदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में समस्त सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे अब बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 से प्राप्त हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यों है। 4 खंड में है बीसल देव रासों। प्रथम खंड है खंड 1 मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के सांभर के बीसल देव का विवाह होना है प्रथम खंड में। दूसरा खंड है, यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन प्रथम खंड में किसका वर्णन है और दूसरे खंड में किसका वर्णन है, तो इसको जरूर से आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम खंड में है भोज परमार की पुत्री राजमती के सांभर के बीसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में है बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा गया था। बीसल देव राजमती से रूठकर कहाँ चले गए थे, तो उड़ीसा चले गए थे और वहां कितने वर्ष रुके थे, वहां 1 वर्ष रहना। तीसरे खंड में है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथा खंड है बीसल देव किस खंड में उड़ीसा से लौटे थे, तीसरे खंड में। चौथा खंड है भोज और राजमती का विरह वर्णन भी तीसरा खंड है। चौथा खंड है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, चौथे खंड में है। चारों खंड को याद रखिएगा, ठीक है। दिए हुए समोत विचार से कवि अपने नायक या समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है।
उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परंपरा वंश की रानी थी, परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। बाबू के परमार भी राजपुतानों में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचारज, कवि कालिदास। जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों में खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश के इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र की बहुत कुछ वर्णन इनके राज कवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक, सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाले के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का पुरोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे ही वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहते हैं, एक कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल इसे गाने के लिए लिखा गया था। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। जैसे सुकई छह सूखता है, पाठन थी पाटन से, भोज तड़ा भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य हिंदी ही जो पिंगल भाषा कहलाती थी, बीसल देव में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान रखना चाहिए कि गाने के चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रचित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर छोड़कर चित्त में रण में प्रापित जय प्राप्त हो या किया जाए ईड़ी विधि। इस विधि ईसम ऐसा बोल हो बाला का इसी प्रकार नयर नगर पसाऊ प्रसाद पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा है। इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो, ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहार भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन
मियाँ भी मौजूद थे। महल पलायड़ो ताज दीन खुरसाड़ा चढ़ी चाल्यो गोंड। उपरोक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपूतानों का इतिहास भूमिका। यह नरपति नाल्हे की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूतानों के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काठ का माड़वो, सोना की चोरी, मोती की माल आदि इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों में के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। यहाँ तक आज हमने बात कर लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रबरदाई पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।